नमस्कार, मैं बालकृष्ण। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर हेडलाइंस का स्पेशल इंटरव्यू और मेरे साथ हैं MK सिंह जी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल लोग जो हैं उनके पास आखिर संपत्ति कहां से आती है, कहां से खर्च करते हैं, और चुनाव जब आता है तो पैसे उनके पास कहां से आ जाते हैं। जबकि चुनाव आयोग एक व्यवस्था देती है कि इतने पैसे से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, इतनी गाड़ियों से ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं, और पाई पाई का हिसाब चुनाव में देना है। और चुनाव के पहले जो उनकी संपत्ति होती है उसका भी हिसाब उन्हें देना पड़ता है कि उनके पास कितनी संपत्ति है। लेकिन क्या वास्तविक में जो शो करते हैं वो क्या उनकी संपत्ति उतनी ही होती है या फिर वो बहुत सारी बातें छुपा जाते हैं? हम सीधे बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है जो डिस्क्लोज करते हैं नेता लोग चुनाव के दरमियान, एक उम्मीदवार के रूप में नए लोग रहते हैं वो तो देते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन जो पॉलिटिशियन ऑलरेडी 10 साल 20 साल से पॉलिटिक्स में हैं और बड़े बड़े ओहदे पे हैं, क्या वो जो डाटा देते हैं वो उस पर पूरा तरह से भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? डेटा बहुत थोड़ा तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है और आप अगर उनका अंदाज लगाएंगे, कागज़ पे तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी विधायक है, MP है या कोई पॉलिटिशियन बड़ा है, तो सबसे अच्छा तरीका है कि उसके क्षेत्र में जो उसके बहुत करीबी लोग हैं वो लोग से पूछेंगे तो सब बता देगा वो कि यहाँ पे उनका ऐसा है, वहाँ पे उनका वैसा है, और कितनी संपत्तियाँ हैं ये सब बता देगा। कागज़ पे तो वो लोग लिखते हैं जो उनके नाम पे रजिस्टर्ड होता है। छुट भैया नेता का कॉन्सेप्ट है, हर पॉलिटिशियन का करीबी आदमी होता है। जैसे आम आदमी अपना पैसा बैंक में डालता है क्योंकि वो वाइट मनी है, पर ज़्यादातर नेताओं के बारे में जहाँ तक मैं जानता हूँ उनका बैंक उनके करीबी लोग होते हैं, कुछ बिजनेसमैन लोग। ज़्यादातर नेताओं को देखेंगे कोई ना कोई बिजनेसमैन से बहुत करीब रहेगा वो, क्योंकि वो पैसा उनका तो सब कैश में है, तो कैश का पैसा तो बैंक में नहीं डाल सकते, किसके खाते में डालेंगे? तो उनका रिलायबल आदमी चाहिए होता है, और रिलायबल आदमी वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों के घर पैसे रखते हैं। तो मैं एक बार सुना था, कोई मुझे बता रहा था कि जब उनकी सरकार, जब पावर में होते हैं कोई नेता, तो बहुत पैसा आता है उनके पास। अब पैसा का सोच लीजिए ना, 2.5 लाख करोड़ का बजट है बिहार स्टेट में, 2.5 लाख करोड़ का सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, तो ये सब पैसों में इफ़िशियंसी तो हाई नहीं है। राजीव गांधी बोले थे 1 रुपये में 20 पैसे ही खर्च सही आदमी तक पहुंचता है, तब हो सकता है 50 पैसा पहुंचता हो। तो 50% कितने का? 5 लाख करोड़ का। 2.5 लाख करोड़ स्टेट बजट और 2.5 लाख करोड़ सेंट्रल बजट। 5 लाख करोड़ का 50% होता है 2.5 लाख करोड़। कई ऐसे हैं जिसमें चोरी नहीं हो सकती, जैसे सैलरी पार्ट है तो चोरी नहीं हो सकता है। बहुत सारा डायरेक्शन है जिसमें चोरी नहीं हो सकता है, लेकिन जहाँ पे चोरी हो सकता है वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी लोग चुरा लेते हैं। कहाँ चुराते हैं? कोई मिनिस्टर हैं तो उनके डिपार्टमेंट से कोई, अभी जैसे मान लीजिए कि नर्सिंग कॉलेज है, BS ANM GNM नर्सिंग कॉलेज, B.Ed कॉलेज, इन सभी कॉलेजेस का वो मान्यता अगर किसी को चाहिए तो आप आम आदमी को नहीं मिलेगा। वो बहुत कंडीशन है, मिनिस्टर से होकर पास होता है, सेक्रेटरी से होकर पास होता है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो लोग ऐसा करवाए होंगे, अपना परमिशन लिए होंगे, उनको पता होगा कि वो बहुत चुपके से मिनिस्टर के, वो डायरेक्टली मिनिस्टर तो पैसा नहीं लेंगे, पर मिनिस्टर के बहुत लोग रहते हैं वो पैसा लेते हैं और अच्छा अमाउंट लेते हैं, कोई करोड़ों रुपए तक का ट्रांजैक्शन होता है। तो कोई बहुत बड़ा ठेकेदारी है, कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें भी लोग पैसा देते हैं। तो उनके पास पैसा बहुत आता है और वो पैसा है कैश में, कैश को बैंक में नहीं डाल सकते। तो उनके जो रिलायबल लोग होते हैं उनको पैसा वो देते हैं, और जब उनका सरकार से, पावर से जब हटते हैं, पैसा उनको जब ज़रूरत होता है तो फिर रिवर्स भी लेते हैं। तो इस तरीके से एक बहुत पावरफुल देखते हैं ना पॉलिटिशियन। आप देखेंगे एक तो सरकार जो जैसे किसान को पैसा देती है तो DBTL के माध्यम से देती है, या फिर जितने भी क्रियाकलाप सरकार का सरकारी स्तर पे होता है, टेंडर वगैरह भी होता है, तो सब ऑनलाइन फ़ी जमा करिए। चाहे आपको मोटेशन करवाना है, चाहे कुछ भी करवाना है। स्कूल में भी यहाँ तक हो गया है कि स्कूल में भी बच्चों को पोशाक, साइकिल योजना, किताबें के लिए भी पैसे ऑनलाइन बच्चों को डायरेक्ट ट्रांसफ़र।
तो आखिर फिर ऊपर का पैसा कहाँ से आता है? मैंने उसका कोई हिसाब किताब कुछ नहीं रहता है क्या? ऐसा है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत का कहानी तो बहुत ही फेमस है, हाथी के बारे में लोग बोलते हैं, पर हर जगह मार्जिन होता है। मार्जिन कहाँ होता है? जैसे एक तो कागज़ पे है। कागज़ पे मान लीजिए कि मैं कोई कॉलेज चलाता हूँ। अब कॉलेज का एक कुछ न कुछ नॉर्म्स होगा कि इस नॉर्म्स के हिसाब से कॉलेज चलना चाहिए। कोई भी उस पैरामीटर को फुलफ़िल करेगा तो उसके पास तो कोई उससे कुछ पैसे नहीं ले सकता है। लेकिन जो जांच करने वाले पदाधिकारी हैं वो अब जांच करने जब जाएंगे वहाँ पे तो पैरामीटर्स को चेक करेंगे, तो पैरामीटर्स अगर फेल मिलेगा तो उनसे पैसा ले सकते हैं। कोई सड़क पास हो रहा है तो सड़क में भी कोई ऐसे कर लेता है। सड़क का रास्ता ये था और बहुत पावरफुल आदमी है तो सड़क का रास्ता ही चेंज करवा लिया, जहाँ चेंज करवाया वहाँ पे 10-20 एकड़ लैंड ले लिया था। वो लैंड था 1 लाख रुपए कट्ठा, अब हो गया 20 लाख रुपए कट्ठा। बहुत तरीके का संभावना होता है पैसे कमाने की। अब आप मान लीजिए कोई एक ब्रिज बनना है या कोई रोड बनना है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है 3,000 करोड़ रुपए, तो इवन बैंक मैनेजर्स उनके पास लाइन लगा देते हैं और पदाधिकारियों के पास कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका अकाउंट मेरे बैंक में खोलेंगे तो इतना बड़ा पैसा। अब किसी के बैंक के खाते में 1,000 करोड़ पड़ा रह गया, 1,000 करोड़ का साल भर का कितना इंटरेस्ट होगा? मान लीजिए कि 5-6% भी एफडी रेट सोचेंगे तो 100 करोड़ का 6 करोड़ होता है, तो 1,000 करोड़ का 60 करोड़ हो गया। तो 60 करोड़ का फ़ायदा तो बैंक को डायरेक्टली हो गया, चाहे SBI हो, चाहे PNB हो, चाहे ICICI हो, कोई भी बैंक, जनरली सरकारी बैंक में ही रहता है। तो मैनेजर को अगर 60 करोड़ का प्रॉफिट दे रहा है तो जिसके थ्रू वो बैंक खाता खुला उसको पीछे से पैसे पहुंचा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो चाहे कोई हो, वो डायरेक्ट पैसा किसी से थोड़े लेते हैं। जिनको बेनिफिट होता है वो उनको और पैसा देते हैं इस उम्मीद में कि कल को जान पहचान हो जाएगा तो और पैसा देगा। ये तो एक मेथड है पैसा कमाने का। दूसरा ये भी होता है कि प्रेशराइज कर देते हैं कि इतना पैसे दोगे तो मैं प्रोजेक्ट दूंगा। बहुत पैसे कमाते हैं। आप समझ लीजिए ना कि बिहार में खाली लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 1 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है एक आम आदमी के लिए, 1,000 करोड़, लाख करोड़, इतने पैसों का खेल है। अदरवाइज एक तरफ डेटा आप देखेंगे तो इतनी गरीब स्टेट बिहार है, लोगों को 90% लोगों का मासिक आमदनी 1.5 लाख सालाना भी नहीं है, तो भी इतने सड़क पे इतनी गाड़ियां कैसे दिखती है? जो भी नई गाड़ी आती है सड़क पे दिख जाती है। 30 लाख रुपए का स्कॉर्पियो, 40-45 लाख रुपए का फॉर्च्यूनर, इतनी रेंज रोवर, कौन सी गाड़ियां, करोड़ों करोड़ रुपए की गाड़ियां दिख रही है। कोई तो मालिक है उसका। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग किया जा रहा है कि गरीब है और यहाँ एक से एक नई गाड़ियाँ सड़क पे मिल जाएगी जो कि तो मैं आपको बताता हूँ, गाड़ियाँ छोड़िए, हम लोग जिस बिल्डिंग में बैठे हैं ये बिल्डिंग 1 लाख स्क्वायर फीट में है, 1 लाख स्क्वायर फीट में है। औसतन किराया यहाँ पे 60 रुपये स्क्वायर फीट है। 60 लाख महीने किराया। कोई तो मकान मालिक होगा इस बिल्डिंग का। आप पूरे फ्रेजर रोड घूम जाइएगा तो ऐसा बिल्डिंग आपको मिलेगा, 50, 100, 200 और 500। पूरे पटना में जितनी मकानें हैं सब तो कोई ना कोई मालिक है उसका। शहर का पेट्रोल पंप का कोई ना कोई मालिक है, शहर के होटल्स के कोई ना कोई मालिक है, वेयर हाउसेज के मालिक है। रेंटल इनकम किसी का 50-50 लाख रुपए महीना और 1 करोड़ रुपये महीना, ये पैसा क्या होगा? और एक लोग सोच सकते हैं किसी का असेट है तो क्यों ना कमाए उससे रेंट, लेकिन थोड़ा तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि उस प्रॉपर्टी को बनाने में बहुत घालमेल है। एक किसान मेहनत करता है, एक ईमानदार आदमी का पाठ पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को, सत्यमेव जयते पढ़ाते हैं, ईमानदार बनो, ऐसा करो वैसा करो। एक मिडिल क्लास आदमी भले ये सब बात सोचता है, पर जो अपर मोड में लोग हैं, धन अगर बहुत हिसाब से ज़्यादा है किसी के पास तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं गैम्बलिंग हुआ है। अदरवाइज आम आदमी की संपत्ति कितनी बढ़ेगी? 10%, 20% सालाना। एक माई नेता करके वेबसाइट है, माई नेता, MYNETA, MyNeta.com करके है। आप माई नेता पे जाके अपने ही क्षेत्र के MLA MP का अभी फाइनेंशियल स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो असेट डिक्लेरेशन वो इलेक्शन के टाइम पे करते हैं। आपको दिखेगा
एक साधारण सा नेता का भी एसेट कुछ 10 करोड़ का है, लेकिन वो 10 करोड़ का खरीद वैल्यू था। अगर उनके सभी प्रॉपर्टीज़ को कॉस्ट ऐड करेंगे ना, आज मैं 2 नेताओं का देख के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2 नेताओं का मैं से प्रॉपर्टी देख रहा था, तो उनका एसेट डिक्लेरेशन कुछ 15 करोड़ टाइप का था। दोनों ही पॉपुलर नेता हैं। 15 करोड़ का अगर मैं मार्केट वैल्यू अभी देखा तो मुझे लगा कम से कम 100 करोड़ का इनका डिक्लेयर्ड एसेट है, और उनके चेला चपाटी के कितने एसेट होंगे मालूम नहीं। अब सबका रेंटल इनकम भी आ रहा है। अब आम आदमी सोचता है कि मैं भी चुनाव लड़ जाऊं, मैं भी हरा दूंगा किसी को। कहाँ से हरा देगा वो? फाइनेंशियल वर्ल्ड है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसे करके कोटेशन चलने लग गया है आजकल। तो वहाँ पे आप कैसे किसी को हराएंगे? वो आप सोचिए ना, एक चुनाव में कोई नेता का कार्यक्रम हुआ किसी जिले में या फिर ब्लॉक लेवल टाउन में, तो जो उम्मीदवार होता है वो 50 गाड़ियों का काफिला कहाँ से लेके आ जाता है। रैली में जो इतना 20-20 लाख और 10 लाख लोग जो भर जाते हैं गांधी मैदान में, वो कोई अपने से चल के आते हैं? नहीं, उनको स्कॉर्पियो में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठा के कौन लाता है? वो पॉलिटिशियन। क्यों ऐसा कर लेता है वो? एक गांव का गरीब आदमी पटना जाने में भी उसको 500 रुपये का खर्च होगा, उसको बढ़िया स्कॉर्पियो ऐसी गाड़ी में कोई बैठा रहा है, यहाँ खिलाने का भी इंतजाम है। कभी कभी मैं इंटरव्यू करता हूँ लोगों से कि आप किस पार्टी के समर्थक है, वो बोलता है कि मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, वो गाँव से लोग आ रहे थे, गाड़ी में आना था, पटना घूमना था, आ गए। तो कहाँ से मैनेज कर रहे हो? हमारे आपके पास तो पैसे नहीं किसी को बढ़िया घुमाने के लिए। हम और आप तो अच्छे मेहनती, बढ़िया अपना पोजीशन बनाया जीवन में, पर पैसा क्यों घट जाता है? और उनके पास पैसा नहीं घटता। अभी कभी गाड़ी लॉन्च हुआ फॉर्च्यूनर, अभी कभी गाड़ी लॉन्च हुआ है वो मकान पे मकान, कॉलेज पे कॉलेज, ज़मीन पे ज़मीन, बहुत सारा तंत्र मिलके सब हिडन है, सब हिडन है। अब जो आम आदमी वोटर है वो तो उतना जानता नहीं है, वो बेचारा इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकता, एक्सेस भी कर सकता है तो उतना एनालिसिस नहीं कर सकता, कोई मैथमेटिकली उतना स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकली उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको पता ही नहीं है कुछ। तो ये जो ईडी और जो ये छापेमारी करते हैं नेता लोग पे, तो उसमें कुछ सच्चाई रहती है कि वो भी सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है? ईडी, नीतीश कुमार के कई लोगों पर छापेमारी की वो बेसिकली तंत्र से के द्वारा लोगों से बदला लेने का तरीका है। एक बार मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, उसमें लिखा था कि जो घूस लेते पकड़े गए, और नीचे लिखा था घूस दे के ही छूटेंगे। घूस लेते हुए पकड़े गए और घूस दे के ही छूटेंगे। बेसिकली जो अधिकारी उनको पकड़ा है वो भी घूस उनसे लेगा। तो कुल मिला के बात ये हो गई है कि इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, ये सब तो बेसिकली पर्सनल दुश्मनी भी सताते हैं। अदरवाइज किसको नहीं पता है? मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। आज भी मैं बिहार में कुछ 250 IAS ऑफिसर्स होंगे, 250, 40 तो जिलों के डीएम रहते हैं, बाकी सेक्रेटरी और ये सब को मिला के 250 IPS ऑफिसर्स भी हैं। एक बड़ा आबादी है IAS IPS में जो 1 रुपये घूस नहीं कमाता है। वो जानता है कि मैं पैसे कमा के मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन का लाइफ बर्बाद करने वाला हूँ। हैं एकेडमिशियंस, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, पर कई लोगों को मैं ऐसे भी जानता हूँ जिनके एसेट 1-2 करोड़ नहीं है, 50-100 करोड़ तो लोग अनुमान लगाते हैं। और 50-100 करोड़ अगर इन्वेस्टेड मनी है तो ज़मीन का दाम आप देख ही रहे हैं, कौन खरीद रहा है ज़मीन इतना? आखिर ज़मीन में क्या हो गया? 1 बीघा ज़मीन से फसल उपजता है 30,000 रुपये का, कितना महीना? वो 2,500 महीना, और वो ज़मीन 30 लाख रुपये कट्ठे का बिक रहा है। कौन खरीदार है उसका? ब्लैक मनी स्टोर करने का सबसे अच्छा माध्यम है जमीन। जमीनों की कीमतें इसलिए बढ़ती है, कोई वाइट मनी से जमीन का कीमत नहीं बढ़ता है। हाँ, अब जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं वो लोग भी तो खरीदेंगे, तो उसी रेट में खरीदेंगे। पर जमीन, अब सोचिए ना, 1 बीघा जमीन का क्या पैदावार है? 1 लाख रुपए से 1,000 महीने ब्याज आता है। तो अगर 1 लाख रुपए का जमीन है तो उससे 1,000 आना चाहिए महीना, और यहाँ तो 1 बीघा जमीन से साल भर में आ रहा है 30,000 रुपया। 1 बीघा जमीन का कीमत देखेंगे तो कोई भी जमीन पटना से 20 किलोमीटर में चले जाइए, 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए से कट्ठा कोई जमीन मिलने वाली नहीं। 10 लाख रुपए कट्ठा से 1 बीघा जमीन का 2 करोड़ दाम होता है। 2 करोड़ का 1% 2 लाख होता है। 2 लाख महीना, साल का 24 लाख, और उस जमीन से आमदनी है 24,000। इसका मतलब कि उस जमीन का जो कॉस्ट है वो बढ़ा चढ़ा के है। क्यों?
डिमांड सप्लाई, ब्लैक मनी को छुपाने का खूब अच्छा तरीका है। अधिकारी लोग जैसे पटना में तो हम लोग कई जगह ज़मीन की तलाश में गए अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ कहा जाता है कि फलाने अफसर का है, फलाने प्रधान से फलाने विभाग का है। तो क्योंकि वहाँ है इसलिए क्योंकि वो जब कोई सरकारी प्रोजेक्ट जब तैयार होता है, जैसे आज आप बैरिया बस स्टैंड की बात ले लीजिए, तब प्लान था कि वहाँ बनना है, तो उसके पहले ही उसके इर्द गिर्द बहुत नीतीश कुमार के करीब के कई आईएएस हैं, उनका ज़मीन अगल बगल में बाउंड्री किया हुआ। लोग बताते हैं, इसकी प्रामाणिकता हमारे पास नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि फलाने का है, फलाने का है। तो उनको क्योंकि पता था कि यहाँ बस स्टैंड बनना है, यहाँ मेट्रो बनना है, तो उसके इर्द गिर्द वो ज़मीन लेकर छोड़ दिया, उनको कॉस्ट उसका बढ़ेगा। तो पहले से जो भी उनका क्रियाकलाप है सब उन्हीं को एक्वायर करना है, उन्हीं को खोजबीन करना है, कहाँ ज़मीन लेना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ क्या करना है। तो उनको पता है कि हमारा कहाँ ज़मीन रहेगा तो वो ऑन रोड रहेगा, और कहाँ ज़मीन रहेगा तो मेरा ऑन प्रोजेक्ट के ठीक बगल में रहेगा कि उसका कॉस्ट बढ़े। मतलब मैं तो जैसे जब जेल में बंद कैदियों को देखता हूँ तो मुझे हंसी आती है कि वो ऑनेस्ट लोग हैं जो जेल में बंद हैं। जो जेल में बंद किए हैं वो मुझे असली चोर नजर आते हैं। असली चोर नजर आते हैं, सही अभी बात है। किसी जेल में आप देखेंगे तो जो फंड आता है कि कैदियों को खिलाना है, पिलाना है, रखना है, वो अब आधे पैसे जेलर्स खा जाते हैं बेसिकली। अब जेलर जो खुद जेल में लोगों को बांध के रखा हुआ है वो भी खुद खा रहा है, तो किस गुनाह पे चोर को बंद किया गया? मतलब एक बड़ी हास्यास्पद सिचुएशन पैदा होता है। वैसे ही सरकार चलाने में जो सेक्रेटरी हैं, अब मान लीजिए कि कोई अभी तक वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई बढ़िया सिटी बसने वाला, जैसे बस स्टैंड ही बसने वाला था, कोई हाईवे बनने वाला है, तो उनके सेक्रेटरी के जो करीब लोग हैं उनको पता रहता है, वो बता देते हैं कि अभी सस्ते में जमीन ले लो, कल को हम अपनी बात बता रहे हैं। नालंदा मेरा घर है और हिलसा विधानसभा, वहाँ 2 बाईपास बनना था। एक बाईपास जब एक्वायर होने लगा तो उस समय के तत्कालीन जो वहाँ के विधायक थे, तो वो महिला विधायक थे, तो वो क्या किए कि उनका ज़मीन जहाँ पे था, पहले वो ज़मीन खरीद लिए, और जहाँ पे ज़मीन था उसके ठीक बगल से उन्होंने अपना बाईपास पास करवा लिया। क्योंकि जो पास करने वाले भी थे उनके स्वजातीय थे, और जो अधिकारी थे उनसे मिल, हालांकि उसके लिए बहुत विरोध हुआ, लेकिन बावजूद वो हाईवे वहीं से बना, और आज वो ज़मीन लाखों रुपए हो गए। नहीं, तो मेरा सवाल है कि अगर इतने लेवल के चोरी और डकैती है तो बच्चों को स्कूल में क्यों सिखा देते हैं कि सदा सत्य बोलो, ईमानदार रहो? जब मैं बड़ा हुआ, अब मैं देख रहा हूं तो मुझे क्रोध आता है कि एक टाइम तक मुझे ये सिखाया गया कि भाई आप ईमानदारी से रहिए, और ईमानदारी का परिणाम क्या है? ईमानदारी का परिणाम किसान का हालत देख लीजिए। आज अन्नदाता है किसान ना, 6 महीने तक उनका बहुत स्ट्रांग हार्ड वर्क रहता है, तब जाके वो अनाज पैदा करते हैं। एक किसान अगर अनाज पैदा करके 15-20 रुपए किलो बेचता है तो बाकी 10 रुपए का मार्जिन व्यापारी ले लेते हैं खाली ट्रांजैक्शन करने के। व्यापारी बेसिकली वो चालाक है और किसान एकदम ईमानदार है। हमें स्कूल में सिखाया गया है कि ईमानदार बनो। साइकोलॉजी हमारा ऐसे ही है कि अपना मेहनत का कमाना है, किसी का कुछ करना नहीं है। अब बाहरी दुनिया का प्रवेश मैं देख रहा हूँ कि वो तो इतना चोर और जटिलता है उसमें कि एक इंसान जो बहुत ईमानदारी से करना चाहेगा, आप सोचिए ना, कोई मान लीजिए कि एक अपने एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है, एमएलए एमपी बनना चाहता है, वो चुनाव लड़ेगा। पहले तो उसको परेशानी कहाँ से होगा? जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपना अपना उम्मीदवार खड़ा करती है। पॉलिटिकल पार्टियां उम्मीदवार खड़ा करने का चलन है। अब वो किसको उम्मीदवार चुनेगी? जो उसके खास आदमी होंगे। खास आदमी कौन होंगे? जो या तो कुछ अपना वहाँ पे वोट का हैसियत रखते होंगे या फिर उनको कुछ धन देते होंगे, वही उनके खास हैं। अब उनसे पहले लड़ना पड़ेगा। मान लीजिए कि एन प्रकार है, उसने चुनाव लड़ने का प्लान भी बना लिया, तो आप कैसे लड़ेंगे? गरीब देश है जहाँ पे पैसों की प्रधानता है, लोगों को भूखमरी का और शिकार है, कुछ उनको परेशानी होता है। तो एक तरफ उनको कोई फाइनेंशियली लुभाएगा, 50 स्कॉर्पियो गाड़ी से उतरेगा, कोई हेलीकॉप्टर से नेता उतरता है। ये सब बंद होना चाहिए। ये प्रभाव जमाने का तरीका है, वो हेलीकॉप्टर रिक्वायरमेंट नहीं है। मान लीजिए कि एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी, उसको बिहार में सब जगह सभा करना है तो हेलीकॉप्टर बनता है। इस बार मेरे इलाके में एक नेता खड़ा हुआ था, उसको, वो निर्दलीय उम्मीदवार था, उसको अपने ही क्षेत्र में आरा नहीं,
औरंगाबाद और एक और जगह है जो हमारा काराकट करके, काराकट एमपी का चुनाव था, तो एक पवन सिंह करके स्टार है, वो एक्टर हैं भोजपुरी मूवी के, वो चुनाव में खड़े हुए थे और पवन सिंह हेलीकॉप्टर मंगाते हैं अपने ही क्षेत्र में घूमने के लिए। एक जिले का कितना किलोमीटर का रहता है, 30-40 किलोमीटर का रहता है, जितना देर में हेलीकॉप्टर ऊपर फ्लाई करेगा उतना देर में कार से पहुंच जाएगा। लेकिन वो उसको वैसा दिखाना था कि मैं एक हेलीकॉप्टर भाड़े पे ला सकता हूँ, मेरी हैसियत है। तो मोस्टली पॉलिटिशियंस वो हैसियत दिखाते हैं हेलीकॉप्टर से। गांव की गरीब जनता है, उनको लगता है भगवान उतरा ऊपर से आसमान से उतरा, मतलब वो भगवान उतरा। वो प्रभावित करते हैं उनको पैसों से। तो क्या आपका हैसियत हो जाएगा, लोग हंसेंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने बुद्धिमान हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। हैसियत गांव में जो लोग हैं उनको तो यही हैसियत दिखता है, गाड़ी कितना महंगा है, मोबाइल कितना महंगा है, संपत्ति कितना है। जो बड़ा संपत्ति वाला वो बड़ा आदमी है गांव में। इंटेलेक्चुअल की दुनिया में ऐसा नहीं है, जो बुद्धिमान है वो बड़ा आदमी है। गांव में जिसके पास जितनी संपत्ति उतना बड़ा आदमी। अनपढ़ है कि क्या है कोई मतलब नहीं, वो बड़ा गाड़ी बड़ा आदमी, बड़ा मकान बड़ा आदमी, बड़ा हैसियत बड़ा आदमी। इस तरीके से वो प्रभावित हो जाते हैं और फिर आपको वैल्यू देना वो बंद कर देगा। इस तरीके से चुनाव भी नहीं लड़ सकते। अब क्या है, मुझे तो अब मालूम चल जाए कि भाई चोरी ही रास्ता है बड़ा आदमी बनने का, तो मुझे फिर किसी ने गलत सिखाया स्कूल में, और आज भी स्कूल में विद्यार्थियों को गलत सिखाया जा रहा है कि तुम ईमानदार बनो। हालांकि ये बात सच है, मैं भी अब इस बात से सहमत हूँ कि ईमानदार होना चाहिए। बेईमान बन के पद तो हासिल किया जा सकता है, बेईमान बन के वस्तु तो हासिल किया जा सकता है, और सिकंदर का स्टेटमेंट तो है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो दुनिया एक मॉल जैसा है, आइए घूमिए फिरिए, सब कुछ खाइए पीजिए, पर जाते समय फिर उसी स्टेट में रहेंगे जिस स्टेट में आए थे। पर बीच में तो रंगदारी कर लिया ना, बीच में तो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया, बीच में कई बहुत जो नाजुक नाजुक पौधा था उसको काट दिया उसने, बहुत जो लोगों में संभावनाएं थी समाज को सुधारने की उसको भी काट दिया उसने। तो इसका विरोध जब तक कोई नहीं करेगा, जब तक जानेगा नहीं उनका गेम, तो विरोध कैसे करेगा। एक आम आदमी को अपने रोजी रोटी के लिए या तो खेती करना पड़ता है या तो नौकरी करना पड़ता है। आप पत्रकार हैं तो आपको अपना पत्रकारिता करना पड़ेगा, हम टीचर हैं तो हमको पढ़ाना पड़ेगा, हमें 8 घंटा इन्वॉल्व होना पड़ेगा अपनी रोजी रोटी को जमाने के लिए। लेकिन अगर किसी का इनकम है, रेंटल इनकम है, किसी का चोरी बेईमानी का धंधा है, तब तो उसको 8 घंटा भी काम नहीं करना, तो हर घंटे उसको सातिराना हरकत के लिए वो अवेलेबल है और 24 घंटे सातिराना हरकत करता है। और जो इसी को तो राजनीति कहते हैं। तो राजनीति पहले एक नीति के अंतर्गत था, पर अभी का जो राजनीति है उसमें नीति शब्द को गायब करके, और आम आदमी जानता भी है कि ऐसा कर रहा है, पर वो जानता है कि मेरा जो नेता है वो गुंडा है, पर वो इतना बड़ा आदमी बन चुका है कि वो सम्मानित गुंडा बन चुका है। वो गुंडा में भी तुलना हो रहा है। जैसे जेल में मैंने सुना है बोलते हैं कि तुम 100 रुपये चुरा के आए हो, तुम छोटा आदमी हो, मैं मर्डर करके आया हूँ, मैं बड़ा आदमी। तो गुंडा में भी बड़ा गुंडा। तो गुंडा अगर सम्मानित गुंडा हो जाए, पॉलिटिशियंस मोस्टली, सबको नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, पर वो दबे हुए हैं, वो भी मानने लग गए हैं। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का हालत देख लीजिए ना, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का हालत देख लीजिए, वो झोला लेके चलता रहता है, उनको लगता है कि हमारा तो कुछ हैसियत ही नहीं है। वो भी कभी कभी सोचता होगा कि बेकार में मुझे ईमानदारी का पाठ किसी ने पढ़ा दिया, मैं समाज सेवा को चला, तो चंदा लेके बेसिकली चुनाव लड़ते हैं। समाज सेवा का पाठ सिखा दिया था और चल रहा है। अब खैर मैं तो, ये तो मेरा अनुभव है, आप भी इतना भ्रमण करते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, लोगों से मिलते हैं, आपका क्या अनुभव है पॉलिटिशियंस के बारे में। मैं तो जैसे एक पढ़ाई लिखाई करने में दूसरे स्टेट गया, बहुत दिन बाद में बिहार लौटा था, अभी तो खैर मुझे काफ़ी समय हो गया बिहार में, पर आपका भी तो एक अनुभव होगा। नहीं, हमने तो देखा है कि पॉलिटिशियन जो पहले तो जब चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जब एंट्री करते हैं, उस समय उनके पास बताया जाता है कि कुछ नहीं है, और बहुत ही सीधे साधे सच्चे ईमानदार जिस समय वो प्रचार करते हैं उस समय अपने आप को इतना शो करते हैं और लोगों में कि वो सबसे ज़्यादा आपके हित ऐसी हैं, जनता के सबसे करीब रहने वाले हैं और सुख दुख में साथी हैं।
लेकिन उनका जो प्रचार तंत्र जो है, प्रचार तंत्र जो सुबह 5 या 6 बजे से शुरू होगा, 5 बजे तक जो टाइमिंग जो रहता है प्रचार का, उतना समय तो जनता के, लेकिन उसके बाद साम दाम दंड भेद 5 बजे से रात भर उनका तिकड़म चलता है कि कैसे हम वोट को, अगर प्रेम से कोई वोट उनको देता है तो ठीक है, नहीं तो साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाना है। सिर्फ उतना ही नहीं, जब चुनाव जीत गए तो ठीक है, चुनाव नहीं जीते तो जितना खर्च है, जिसके माध्यम जहाँ खर्च किए उसे वसूलना भी वो लोग चाहते हैं। चुनाव जीत गए उसके बाद फिर उनकी तिकड़म फिर शुरू हो जाती है कि उन्हें एक अच्छा ओहदा मिले, अगर विधायक बन गए तो ओहदा मिले, वो मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाए और भी कुछ बन जाए। दूसरी चीज़, जितना वो पैसे खर्च करते हैं चुनाव में, अब उनका सबसे पहला काम है कि जितना हमने खर्च किया है उसको वसूला कैसे जाए। अब उसके बाद जनता, जनहित की बात और समाज हित की बात, लोकहित की बात सब उनके दिमाग से सब निकल जाता है। उनका सीधे टारगेट रहता है कि अगर उन्होंने 10 लाख या 5 लाख रुपया अगर खर्च किया है तो उनका टारगेट रहता है कि चाहे जैसे भी हो, या तो जनता से, पब्लिक से, या फिर जो काम होगा ठेकेदारी वगैरह जो होगा तो डायरेक्ट ठेकेदारी भी लोग करते हैं। बहुत सारे अब तो पॉलिटिशियन हो गए डायरेक्ट ठेकेदारी करते हैं, नहीं तो अपने परिवार वाले को, पुत्र के या फिर और परिवार वाले को सामने करके ठेकेदारी करते हैं। उतना से नहीं बना तो जब टेंडर देते हैं अधिकारियों पर दबाव डाल के उनसे कमीशन की बात होती है, वो भी होती है। उसके बाद भी नहीं माने तो जो काम, जो अगर टारगेट है कि 1 लाख रुपया चाहे 10 लाख रुपया का काम किसी योजना में है तो वहाँ से भी चोरी करते हैं कि 10 लाख का काम नहीं हो, वहाँ 2 से 2.5 लाख का ही काम हो, 7.5 लाख में सब बंटवारा हो जाए, अधिकारी में चाहे ठेकेदार जो करे, चाहे विधायक जी चाहे जिनके पास। तो इस तरह का माहौल है। लेकिन कुल मिलाकर हम तो कह सकते हैं कि जनता जो वोट देने के समय जो उसका अरमान जो होता है कि आज हम अगर इनको वोट देते हैं तो मेरे यहाँ नल जल पानी आना शुरू हो जाएगा, बिजली जो 4-5 घंटे मिल रहे वो 24 घंटा मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी, अगर उन्हें कोई परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें नौकरी मिलेगा तो उसके लिए व्यवस्था बनाएंगे विधायक जी, सवाल उठाएंगे सदन में, और कुछ ऐसा कुछ जनहित का काम करेंगे जिसके वजह से उनके घर की, परिवार की भलाई होगी, समाज की भलाई होगी। लेकिन जब चुनाव जीतने के 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तो जनता के बीच विधायक जी जाते हैं, गोल गोल बातें करते हैं। विधायक जी का आगत स्वागत भी जनता खूब करती है कि अब तो मेरे लिए भगवान आ गए हैं और अब मेरे घर का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, समाज का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, गांव का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। लेकिन वही विधायक जी और एमपी साहब जब 1 साल बीतने को हो जाता है, 1 साल बीत जाता है तो फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं, जाना बंद कर देते हैं। ये स्थिति हो जाती है और तब जनता फिर इंतज़ार करती है कि इस बार फिर दूसरे को हम चुनेंगे। लेकिन फिर जैसे मृग तृष्णा की बात होती है, मृग मरीचिका वाली बात होती है कि हर बार तो जनता को कुछ हासिल होता नहीं है। हाँ, लेकिन कई ऐसे लीडर होते हैं जो कि कुछ करते हैं और समाज हित के लिए, जनहित के काम करते हैं, उसका असर होता है। जैसे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी बात हम लोग कर सकते हैं, काफ़ी कुछ उनके आने के बाद बदला है और उनकी कोशिश रही है कि जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है वो भी पॉलिटिक्स के खेल में इतने उलझ गए हैं कि वो भी अब मजबूर हो गए हैं। उनको भी अब ये कहना, आप ये नहीं कह सकते हैं कि पहले वाले नीतीश कुमार थे, क्या वही नीतीश कुमार है जो जनता के लिए सिर्फ सोचते हैं। अब उन्हें जनता के सोचने से ज़्यादा उनकी अपनी कुर्सी बचाने की चिंता होती है, क्योंकि वो कुछ पॉलिटिशियन के बीच, चंगुल में भी लोग कहते हैं कि पॉलिटिशियन के बीच में भी फंसे हुए हैं, और कुछ अधिकारी के चंगुल में भी हैं। जिस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं उसी भ्रष्टाचार में उलझ कर रह गए हैं, और क्योंकि उन्हें कुर्सी और सत्ता पे बैठे रहना है, जमे रहना है, इसलिए बहुत सारी बातें जो जनहित के लिए है उन बातों को नज़रअंदाज करते हैं। और यही वजह है कि केंद्र और राज्य में रसाकसी चल रही है। कभी मुख्यमंत्री उनको बनने के लिए कभी उसका साथ लेना पड़ता है, कभी उसका साथ लेना पड़ता है, कभी उसका साथ लेना पड़ता है, कभी उसका साथ लेना पड़ता है। एक चीज़ मैंने ये भी देखा कि एक कहानी हो गई पॉलिटिशियन की, भ्रष्टाचारियों की, बदमाशों की जो चोरी करते हैं। दूसरा मुझे एक और भी चीज़, जैसे मैं भी एक टीचर हूँ, इतने दिनों से मैं पढ़ाता हूँ IIT की कोचिंग में,
तो कोचिंग में जैसे अभी कोचिंग में भी जैसे पॉलिटिक्स जैसा चीज़ शुरू हो गया है कि कई टीचर्स चाहते हैं कि मेरा अच्छा फीडबैक आए, तो और पढ़ाते नहीं अच्छा है। तो फिर मैंने देखा कि ऐसे टीचर्स क्यों आ गए भाई। तो स्टूडेंट्स भी बदमाश हैं, कई स्टूडेंट्स हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है, वो ऐसे ही तैयारी करते हैं आईआईटी का, और वो टीचर्स को बोलते हैं कि ऐसा नहीं पढ़ाएंगे तो हम अब क्या नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस तो जनता से ही निकल के कोई ना कोई आया है, तो कोई आसमान से उतरा तो आदमी नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा पब्लिक में भी ना इस बात का समस्या है कि पब्लिक भी उनसे जैसे कुछ जब जैसे वोट भी मांगने तो कोई गया है तो भी बहुत भाव खाते हैं कि मुझे वोट मांगने आया हो, है ना। अब जब वोट मांगने आए हैं तो बेसिकली मुझे लगता है ना कि दोनों के ही एटीट्यूड में परिवर्तन की जरूरत है। हाँ। जो चुनने वाले वोटर्स हैं वो उनको भी थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा और उनको थोड़ा सा एजुकेट करना पड़ेगा कि आप राइट और रॉन्ग समझो, कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। कहीं अच्छा बहुत दोस्ती के हाथ बढ़ा के कोई दुश्मन तो तुम्हारे पास नहीं आया है, और जो दोस्ती का हाथ बढ़ा के दुश्मन आएगा वो बहुत बढ़िया भाव प्रकट से बात करेगा। कैसे एक दुकानदार बात करता है, आइए आइए आइए, और सामान जब नहीं लीजिएगा तो बहुत रूखा सूखा बात करता है। तो उनको भी पहचानना पड़ेगा कि जो भाई मेरे जो लीडर मेरे पास आए हैं वो मेरा अपना हितैषी है, मेरे बारे में उनको जज करना पड़ेगा, पर जज करने की क्षमता उनमें है नहीं। तो मैं भी दो तरफा कहीं ऐसा नहीं होता कि पब्लिक बदमाश इसलिए नेता बदमाश और नेता बदमाश इसलिए पब्लिक बदमाश। सही बात है। पब्लिक तो खुद चाहती है कि पहले तो वो देखे कि हमारे करीब हैं कि नहीं, मेरे जात वाले हैं कि नहीं। तो ये सब टारगेट उनका रहता है। वो चाहते हैं कि सबसे इजी वे में इनसे मिल सकते हैं कि नहीं, जब चाहेंगे जब इनसे बात कर सकते हैं कि नहीं, फ़ोन पे या फिर डायरेक्ट मिल सकते हैं कि नहीं। तो पहले वो देखें, ये नहीं देखें कि अगर उनसे उनके घर वाले उनके जानने वाले से बेहतर अगर कोई है तो वो सोचे कि अगर वो अच्छे हैं ना तो उनसे मिलना ही मुश्किल हो जाएगा, उनसे बात करना ही मुश्किल। हम अपनी बात जो अपना फायदे वाली बात उनको हम समझा नहीं सकते हैं, तो हम इन्हीं को समझाएंगे। तो उस कंडीशन में दोनों तरफ से शायद ऐसा होता है कि जैसा गुरु चेला के हिसाब से गुरु भी अपने आप को मोड़ लेता है, तो शायद पॉलिटिशियंस भी पब्लिक के हिसाब से मुड़ गए होंगे और इस तरीके का एक सिनारियो बन गया। लेकिन कुछ भी हो, अभी का सिनारियो तो यही है कि एक हर इंसान अपने कमाई में से 30% पैसा सरकार को शेयर करता है कोई भी सामान खरीदने के समय। जीएसटी जुड़ा हुआ है, टैक्स जुड़ा हुआ है, और वही पैसा मिल मिल के वो लाखों करोड़ का एक बजट बन जाता है। पॉपुलेशन 12 करोड़ अगर बिहार का है, हर आदमी 1-1 रुपया देगा तो 12 करोड़, 100 रुपया देगा तो 1200 करोड़, 1000 देगा तो कितना हो गया, 1200 करोड़ में 1 जीरो और तो 12,000 करोड़। ऐसे करके बहुत बड़ा रकम हो जाता है, और इसी तरीके से वो पैसा जमा होता है। और इन पैसों का सही तरीके से निवारण, सही तरीके से उपाय अगर कोई नहीं करेगा तो लोगों की हालत तो बदलती जाएगी। 10% जो टॉप क्लास के लोग हैं, जैसे अब हम ही हैं, आप हैं, कोई है, हमें ना किसी सरकारी स्कूल की ज़रूरत पड़ती है, ना कभी सरकारी अस्पताल का ज़रूरत पड़ता है। कहीं जाना होगा तो अपना फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से आदमी फ्लाइट से ट्रैवल कर लेगा, ट्रेन में भी तो फर्स्ट एसी सेकंड एसी में ट्रैवल कर लेगा। पर आम जनता तो नहीं कर सकता। उसको तो अपने बच्चे को भी पढ़ाना है, यहाँ करना है, वहाँ करना है। ये सब तो सरकार के जो कॉमन फंड है उसी से होना है। तो कुल मिला के सबको समझदार बनने का शायद मुझे एक संदेश देना था इस वीडियो के पीछे। ये मेरा एक मंशा था कि मैं एक संदेश दूं कि नेता तो बेसिकली सब कोई फायदा तो उठाना ही चाहेगा इस संसार में। जब इंसान एक जानवर को मार के खा तक जाता है तो बेसिकली, और ये भी सोचता है कि मेरा अधिकार है कि मैं मुर्गी को काट दूं और खा जाऊं, इसका जन्म ही हुआ था मेरे खाने के लिए। तो पॉलिटिशियन भी तो सोच सकते हैं कि ये गरीब जनता है, इनको कुछ समझ में नहीं आता है, इन पे मैं राज करूं, यही मेरा सिद्धांत है और मेरा कर्तव्य है और मेरा अधिकार है। तो शायद जनता को भी सोचना पड़ेगा कि नहीं, तुम मेरा अगर लीडर हो तो मैं तुम्हारे साथ ईमानदारी बरतूंगा और राइट डायरेक्शन तुम्हें मैं चुनूंगा और तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। वो तो रिप्रेजेंटेटिव बन के विधानसभा आते हैं ताकि वहाँ बहस कर सकें। तो मैं भी इससे एक परिवर्तन आए और लोगों में बदलाव हो। सही बात। हमने जो चर्चा की उससे एक तो मैसेज हम लोग देने का प्रयास जरूर किया कि आपको भी बदलना पड़ेगा। तेज़ी से दुनिया बदल रही है, 21वीं सदी में आप हैं और बहुत तेज़ी से आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है काफ़ी दिनों से बदलाव हो रहा है, जनता भी
बदल रही है, जनता की सोच बदल रही है, नौजवान बदल रहे हैं और बुजुर्गों की जो बुजुर्गियत कह सकते हैं कि वो भी उनमें भी परिवर्तन आ रहा है, नेता भी बदलने लगे हैं और बहुत कुछ बदलने वाला है। आप बस इतना ही करिए कि आप जो करिए अच्छा सोचिए अपने लिए और समाज के लिए। फिर इसी तरह से और चर्चा करेंगे और आपको कुछ अपनी बातों से और पूरे जहान की बातों से रूबरू कराएंगे। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।